दोस्तों, कंपटीशन एकेडमी के यूट्यूब पोर्टल पे आपका स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और जो सीरीज चल रही है इसे आप सभी लोग लगातार देख रहे हैं और अपनी प्रतिक्रिया भी व्यक्त कर रहे हैं। 20 प्रश्नों की महत्वपूर्ण जो सीरीज चल रही है, आज 9वीं सीरीज है। इससे पहले 8 सीरीज हो चुकी हैं, चैनल पर पब्लिश हैं। अगर आप देखना चाहें तो आप देख सकते हैं। इसमें जो प्रश्न दिए जा रहे हैं, 20 प्रश्न दिए जा रहे हैं, वह इकाई 10 से हैं, यानी आत्मकथा, जीवनी, रिपोर्टाज, संस्मरण, रेखा चित्र, उस पर आधारित प्रश्न हैं। बताना इसलिए ज़रूरी है कि प्रतिदिन नए नए लोग ज्वाइन करते हैं, नए नए हमारे व्यूअर्स जुड़ रहे हैं, तो जानकारी देना ज़रूरी है। 10 दिसंबर से इकाई 1 से हमारे यहाँ नया बैच शुरू हो रहा है और जब 10 दिसंबर से नया बैच शुरू होगा तो इकाई 1 यानी हिंदी भाषा का विकास पर आधारित 20 प्रश्न आपको प्रतिदिन मिलेगा। प्रतिदिन वीडियो पब्लिश होगा। यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब कल 10वीं सीरीज डाली जाए तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज के महत्वपूर्ण प्रश्न को। एक नाव के यात्री यात्रा वृत्तांत के लेखक कौन है? आपका उत्तर हो जाएगा डी, विश्वनाथ प्रसाद तिवारी। अस्कर वजाहत का संस्मरण कौन सा है? तो ये संस्मरणात्मक यात्रा वृत्तांत है। ध्यान दीजिएगा, यात्रा वृत्तांत भी पूछा जा सकता है इसको। चलते तो अच्छा था, रास्ते की तलाश में, अतीत का दरवाजा, स्वर्ग में 5 दिन, ये 4 की चारों रचनाएं अस्कर वजाहत की हैं जो यात्रा वृत्तांत के तहत भी आती हैं। संस्मरणात्मक यात्रा वृत्तांत है। मनोहर श्याम जोशी का यात्रा वृत्तांत कौन सा है? क्या हाल है चीन के, पश्चिमी जर्मनी पर उड़ती नज़र, दिल्ली शहर दर शहर। यहाँ पर आपका उत्तर हो जाएगा ए, 1 और 2। जो तीसरा दिया गया है ये निर्मला जैन का है। यदि आप नए हैं तो कॉपी पेन लेकर जरूर बैठें। जो भी चीज़ें इसमें नहीं हैं अलग से बताई जाएं, उन्हें आप जरूर लिख सकें। जैसे यहीं पर लिखा है दिल्ली शहर दर शहर, यह यात्रा वृत्तांत किसका है? तो कॉपी पेन अगर आपके पास है तो आप लिख लीजिए निर्मला जैन का है। निम्न में से बेमेल जोड़ा कौन सा है? आत्म की डायरी विश्वनाथ प्रसाद, एक बार आयोवा मंगलेश डबराल, यूरोप की अंतर यात्राएं कर्ण सिंह चौहान, सौंदर्य नर्मदा का शिव प्रसाद सिंह। इनमें से बेमेल होगा आपका डी, सौंदर्य नर्मदा का शिव प्रसाद सिंह का नहीं है। लिख लीजिए अमृत लाल बेंगड़ का है, अमृत लाल बेंगड़। अगला प्रश्न देखें, कमलेश्वर का यात्रा साहित्य कौन सा है? खंडित यात्राएं, कश्मीर रात के बाद, आंखों देखा पाकिस्तान। आपका उत्तर हो जाएगा डी, 1, 2, 3। ये 3 की तीनों रचनाएं कमलेश्वर की हैं। निम्न में से सुमेलित जोड़ा कौन सा है? आंखों देखा यूरोप, भुवनेश्वर प्रसाद बद्रीनाथ की ओर, कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी, पार उतर कह जइयो प्रभाकर द्विवेदी, अनजाने देश में सत्यनारायण। आपका उत्तर हो जाएगा डी, बेमेल है, क्योंकि अनजाने देश में सत्यनारायण का नहीं है, विमला कपूर का है, विमला कपूर। इसीलिए मैं कहता हूं कि कॉपी पेन लेकर आप बैठा करें। जो भी चीज़ें बताई जाएं उसे आप लिखते चलें। कुछ लोग कहते हैं सर याद हो जाएगा, सुन लिए हैं याद रहेगा। ऐसे तो पूरा साहित्य आपने पढ़ा होगा, लेकिन जब आप रिवाइज नहीं करते हैं, चीज़ों को लिखते नहीं हैं, तो फिर भूल जाते हैं। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि कॉपी पेन लेकर बैठें और लिखा करें। लोग माटी की मूर्तें बनाकर सोने के भाव बेचते हैं, पर बेनीपुरी जी सोने की मूर्तें बनाकर माटी के मोल बेच रहे हैं। कथन किसका है? आपका उत्तर हो जाएगा सी, मैथिली शरण गुप्त। ठकुरी बाबा की पत्नी की मर्म पीड़ा क्या थी? काव्यजनित अक्रमण्यता, भाइयों की उपेक्षा, भौजाइयों का व्यंग, ठकुरी बाबा का पत्नी पर अत्याचार। इस प्रश्न को मैंने एक बार टेस्ट सीरीज में दिया था और कई सारे लोगों ने डी लगा दिया था, जो कि गलत है। सही उत्तर होगा 1, 2, 3। ठकुरी बाबा का अत्याचार कहीं पर भी उल्लिखित नहीं है। 1, 2, 3 आपका उत्तर होगा। ठकुरी बाबा की काव्य मंडली थी, काव्य मंडली में उनका दामाद था, उनकी मौसी थी, ठकुरी बाबा थे।
ये लोग उनकी काव्य मंडली में थे। यहाँ पर प्रश्न है कि ठकुरी बाबा के काव्य मंडली में मजीरा कौन बजाता था? मजीरा कौन बजाता था? आपका उत्तर हो जाएगा सी, मौसी। जो अंधा दामाद था वो खंजरी बजाता था। ठकुरी बाबा थे वो चिकारा बजाते थे, मौसी मजीरा बजाती थी, जबकि जो पुत्री थी वो इस काव्य मंडली में नहीं थी बल्कि घर का कार्यभार संभालती थी। 9 का उत्तर आपका हो जाएगा सी। हरिवंश राय बच्चन और तेजी बच्चन के विवाह में मां ने कौन सी कथा सुनाकर तेजी की मांग में बच्चन जी से सिंदूर भरवाया था? कृष्ण गोपियों का, शिव पार्वती का, गणेश लक्ष्मी का, राम सीता का। आपका उत्तर हो जाएगा डी, राम सीता का। अगला प्रश्न, भोलाराम का जीव में पात्र कौन नहीं है? मात्रगुप्त, चित्रगुप्त, नारद, धर्मराज। उत्तर हो जाएगा ए, मात्रगुप्त इसमें पात्र नहीं है। संस्कृति के 4 अध्याय में प्रकरण 3 का अध्याय कौन सा नहीं है? तो आपका उत्तर हो जाएगा सी, बौद्ध धर्म। यह प्रकरण 2 में है, प्रकरण 2 में है, 3 में नहीं है। एक साहित्यिक की डायरी का अध्याय कौन सा नहीं है? एक लंबी कविता का, डबरे पर सूरज का बिंब, ताम्रपत्र पर कुछ नोट, सड़क को लेकर एक बातचीत। उत्तर हो जाएगा सी, ताम्रपत्र पर कुछ नोट्स। यह गलत है क्योंकि हाशिए पर कुछ नोट्स है, न कि ताम्रपत्र पर कुछ नोट्स। मेरी तिब्बत यात्रा में लिखित परिशिष्ट का शीर्षक क्या है? लहासा की ओर, नेपाल की ओर, शक्य की ओर, चाट की ओर। उत्तर हो जाएगा 14 का ए, लहासा की ओर। अरे आयावर रहेगा याद का पहला अध्याय कौन सा है? प्रश्न संख्या 15। तो आपका उत्तर हो जाएगा परशुराम से तुर्कम, एक टायर की राम कहानी है ना, परशुराम से तुर्कम। देखिए, जब आप पढ़ते हैं जो भी आपके पाठ्यक्रम में रचनाएं हैं तो वहाँ पर आपको यह भी ध्यान देना है कि इस रचनाकार की और रचनाएं कौन सी हैं। जैसे आपको पता है, एक बूंद सहसा उछली, एक बूंद सहसा उछली। अगर आपसे पूछा जाए कि ये किसकी रचना है, आप तुरंत कहेंगे कि अज्ञेय की रचना है, और कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। और अगर इसी प्रश्न को, भाई बार बार तो वही प्रश्न परीक्षा में नहीं आएगा ना, क्योंकि जो पेपर सेटर होते हैं, जो पेपर सेट करते हैं, वो देखते हैं कि विगत वर्ष में कौन कौन से प्रश्न किस तरीके से पूछे गए हैं और उन्हीं प्रश्न से प्रश्न बनाए जाते हैं। जैसे एक बूंद सहसा उछली पूछा गया, इसका प्रकाशन वर्ष भी पूछ लिया गया, रचना किसकी है ये भी पूछ लिया गया, किस विधा की रचना है ये भी पूछ लिया गया है। अब अगर आपसे यह पूछा जाए कि एक बूंद सहसा उछली में कहाँ के यात्राओं का वृतांत है, कितने लोगों को पता है आप लोगों में से कि एक बूंद सहसा उछली में कहाँ के यात्राओं का वृतांत है? प्रश्न देखेंगे, आप कहेंगे तो बहुत तेजी है, एक बूंद सहसा उछली तो अज्ञेय जी का है, और यह भी पता है कि इसमें कुल अध्याय 22 हैं, और ये कहाँ की यात्राओं पर आधारित है, कहाँ के यात्राओं का वृतांत इसमें है एक बूंद सहसा उछली में। अगर नहीं पता है तो ध्यान दें, यूरोप की यात्राओं का वृतांत एक बूंद सहसा उछली में है। इसके अलावा कुछ इसमें संस्मरण भी संकलित हैं, कुछ संस्मरण भी संकलित हैं, जैसे एक अनमना कवि आप देखेंगे, और जो अंतिम अध्याय है प्राची प्रतीची, तो ये सब संस्मरण है। अंत में जो संकलित है 2-3, जैसे एक अनमना कवि, एक स्वीडन के कवि थे जिनका नाम है एरिक लिंडग्रेन, उन्हीं को एक अनमना कवि कहा गया है। खैर इतना गहराई से तो नहीं पूछेगा कि एक अनमना कवि किसके ऊपर उन्होंने लिखा है, और अगर बाई द वे कभी पूछता ध्यान रखिए, स्वीडन के कवि हैं एरिक लिंडग्रेन। तो इस तरीके से जो आपके पाठ्यक्रम में है उस पर आप लोगों का ध्यान जरूर होना चाहिए। आवारा मसीहा का कौन सा खंड नहीं है? दिशाहारा, दिशाशूल, दिशांत, दिशा की खोज। आपका उत्तर हो जाएगा बी, दिशाशूल। अगले प्रश्न पर आने से पहले आपको बता दें कि जो 10 दिसंबर को नया बैच प्रारंभ हो रहा है, इकाई 1 हिंदी भाषा का इतिहास, हिंदी भाषा का विकास,
उसके लिए एडमिशन जारी है। प्रारंभ के 30 कैंडिडेट के लिए 50% फीस ऑफ है। यदि आप भी जुड़ना चाहते हैं तो हमारे इस नंबर पर फ़ोन करके व्हाट्सएप करके फीस और सारी जानकारी ले सकते हैं। एडमिशन अभी जिस दिन एक सीरीज डाली गई थी उसी दिन से ही प्रारंभ है और आज ये 9वीं सीरीज है। 9 दिन हो चुके हैं, आज 9 दिन हो रहा है, तो ये चीज़ ध्यान रखें। बहुत ही कम लोग बचे हैं, अब केवल 8 लोग और बचे हैं। इस 30 में 22 लोगों का हो चुका है। आप भी जल्दी करें जिससे 50% आपका बच जाए। सुधिया उस चंदन के वन की काव्य पंक्तियाँ किसकी हैं? अब देखिए, सुधिया उस चंदन के वन की रचना किसकी है मैंने नहीं पूछा है, मैंने पूछा काव्य पंक्तियाँ किसकी हैं। ध्यान दीजिएगा, जल्दबाजी करेंगे तो गलत हो जाएगा। जब आप भूमिका पढ़ेंगे सुधिया उस चंदन के वन की तो वहाँ पर आपको पता चलेगा कि ये पंक्तियाँ गिरिजा कुमार माथुर की हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखना है। जैसे मैंने अभी आपको बताया, एक बूंद सहसा उछली, ऐसे आपको यह भी पता होगा कि तूफानों के बीच पता है तूफानों के बीच किसकी रचना है? आपको पता है रांगे राघव की है। मैं तूफानों की, देखिए जो भी मैं बात कर रहा हूँ बीच बीच में, उसका ऐसा नहीं है कि कोई भी रचना उठाकर और आपको बता दिया जाए। उसका कारण है। कारण क्या है? क्योंकि कहीं ना कहीं पहली रचना या बहुत प्रमुख रचना के ऊपर प्रश्न बनता है। जैसे आपको पता है कि शिवदास सिंह चौहान का जो लक्ष्मीपुरा है, इससे माना जाता है पहला रिपोर्टाज है। लक्ष्मीपुरा रूपाभ पत्रिका में 1938 में प्रकाशित हुआ। लेकिन मैं तूफानों के बीच रांगे राघव की बात क्यों कर रहा हूं? मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि अमृत राय ने इस तूफानों के बीच में संकलित एक रिपोर्टाज है, अदम्य जीवन। तूफानों के बीच में संकलित रिपोर्टाज है अदम्य जीवन, जो कि बंगाल के अकाल पर लिखा गया है और यह 1944 में विशाल भारत पत्रिका में अदम्य जीवन प्रकाशित हुआ और यहीं से अमृत राय रिपोर्टाज लेखन का वास्तविक प्रचलन मानते हैं। इसीलिए मैंने तूफानों के बीच की बात की है कि जैसे शिवदास सिंह चौहान का लक्ष्मीपुरा जो रूपाभ पत्रिका में 1938 में प्रकाशित हुआ, जिससे रिपोर्टाज पहला रिपोर्टाज माना जाता है। लेकिन अमृत राय की अगर माने तो अमृत राय के अनुसार 1944 में विशाल भारत पत्रिका में बंगाल के अकाल पर अदम्य जीवन शीर्षक जो रिपोर्टाज लिखा गया, यहीं से अमृत राय रिपोर्टाज लेखन का वास्तविक प्रचलन मानते हैं और यह अदम्य जीवन तूफानों के बीच में संकलित है। वैसे रांगे राघव की जो यह रचना है तूफानों के बीच, इसकी भूमिका में बंगाल के अकाल का वर्णन, यह भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि तूफानों के बीच की भूमिका में किसका वर्णन है? तो बंगाल के अकाल का वर्णन है। और इसमें कुल देखेंगे तो कुल 8 रिपोर्टाज संकलित हैं। कुल 8 संकलित है, जिनमें से अदम्य जीवन इसी में है। तो इसलिए मैंने यहां पर आपको बताया है। तो सुधिया उस चंदन के वन की काव्य पंक्ति किसकी है? गिरिजा कुमार माथुर की है। राम वृक्ष वेनीपुरी के किस रचना में भौतिकता और आध्यात्मिकता के समन्वय पर बल दिया गया है? आपका उत्तर हो जाएगा ए, गेहूं और गुलाब। वैसे माटी की मूर्तें तो आप लोगों को पता ही होगा, लेकिन माटी हो गई सोना कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है, लोग भ्रमित हो जाते हैं। माटी हो गई सोना, माटी हो गई सोना, ये किसका है? तो आप सभी लोगों को याद होगा, पता होगा जहां तक कि कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर का है। लेकिन इसमें कुल कितने रेखाचित्र संकलित हैं? अगर आपको पता है अच्छी बात है, नहीं पता है तो लिख लें, 17 रेखाचित्र संकलित हैं। 17 रेखाचित्र संकलित हैं। ऐसे
जिनके साथ जिया, जिनके साथ जिया, जिनके साथ जिया, जिनके साथ जिया रचना किसकी है? अमृतलाल नागर की है, जो कि 1981 ईस्वी में प्रकाशित हुई और इसमें कुल 16 संस्मरण हैं। मैं यहाँ इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि प्रश्न बन सकता है कि अमृतलाल नागर ने किसे कहा है हमारे घर के देवता। तो जिनके साथ जिया में ही उन्होंने लिखा है संस्मरण कि हमारे घर के देवता सुमित्रानंदन पंत। इसलिए मैंने यहाँ पर ये बताने की कोशिश की है कि इसे भी आप लोग ध्यान रखें। अगला प्रश्न देखें। अगले प्रश्न पर आने से पहले आपको एक चीज और बता दें, अपनी खबर के किस अध्याय में कबीर के दोहे को उदाहरण स्वरूप लिया गया है? तो आपका उत्तर हो जाएगा सी, चुनार। एक अनपढ़ कहानी आत्मकथा किसकी है? तो आपका उत्तर हो जाएगा सुशीला राय। सेतुबंध आप जानते हैं, आप सभी लोग सेतुबंध रचना जानते हैं। सेतुबंध रेखा चित्र किसका है? सेतुबंध रेखा चित्र किसका है? तो आपको पता होगा कि बनारसी दास का है, बनारसी दास चतुर्वेदी का। बनारसी दास चतुर्वेदी का है सेतुबंध। आपसे प्रश्न पूछ लिया है कि बनारसी दास के किस रचना में मानव जाति के प्रेमी महापुरुषों का संस्मरण है? बनारसी दास चतुर्वेदी के किस रचना में मानव जाति के प्रेमी महापुरुषों के संस्मरण हैं? तो आपका उत्तर हो जाएगा सेतुबंध। अगर सेतुबंध आपके पास किताब है, क्योंकि हमारे बहुत सारे व्यूअर्स हैं जो पीएचडी कर चुके हैं, बहुत सारे शोध विद्यार्थी हैं, तो मुझे लगता है कि शायद कुछ लोगों के पास हो सेतुबंध। जब सेतुबंध अगर आपके पास है, जिनके पास भी है वो देखें, पहले ही पेज जैसे आप खोलेंगे वैसे आपको मिलेगा सेतुबंध और नीचे लिखा मिलेगा मानव जाति के प्रेमी महापुरुषों के संस्मरण। तो ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं, कोई बहुत ज़्यादा गहराई से नहीं पूछा जाता है, लेकिन फिर भी जब ऐसे प्रश्न आते हैं लोग कहते हैं मैंने तो कभी सुना ही नहीं, पढ़ा ही नहीं, बहुत ही गहराई से प्रश्न है, जबकि पहले पेज से ही पूछ लिया जाता है। तो बनारसी दास चतुर्वेदी के सेतुबंध में मानव जाति के प्रेमी महापुरुषों के संस्मरण हैं। तो ये सारी चीजें आप लोग ध्यान रखें। वैसे मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को यह प्रश्न जरूर अच्छे लगे होंगे। कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया जरूर व्यक्त करें और कल 10वीं सीरीज आपको मिलेगी। बाकी आप लोग मेहनत करें, कहीं कोई समस्या हो तो जरूर बताएं। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप लोग शेयर भी करें ताकि साहित्य के और भी जो विद्यार्थी हैं उनको भी इसका लाभ मिल सके। हम लोग फिर मिलेंगे कल ऐसे ही 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ।